नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित एक पेपर, जिसे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी कहते हैं अपन। और इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो ये पेपर आयोजित हुआ था, ये काफ़ी विवादों में भी रहा है अभी इसके परिणाम को लेकर। और परिणाम आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे राजस्थान में 226 के करीब पोस्ट थी, और जिसमें केवल 6 लोग ही पास हुए हैं, बाकी 220 सीटें खाली रह गई हैं। तो इसको लेकर अभी सेव पॉलिटी एक अभियान भी चल रहा था। तो काफ़ी कुछ मतलब कंट्रोवर्सी रही। तो आइए देखें क्या है पेपर, कैसा है लेवल, और ऐसा क्या पेपर बनाया आरपीएससी ने कि केवल 6 ही स्टूडेंट्स पास हो पाए। तो 3 घंटे का ये पेपर होता है, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है पेपर के अंदर। माइनस मार्किंग होती है फर्स्ट ग्रेड पेपर में। और थोड़ा सा अगर हम बात करें, ये असिस्टेंट प्रोफेसर या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान, सॉरी, बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इस पेपर की। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्ग निर्देशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके लिए जो विचार करना है इन कथनों पर अपन बात कर लेते हैं। पहला जो कथन था कि पंजीकरण के लिए आवेदन दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, दल के नाम में धर्म या जाति का नाम निहित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। और दल के उद्देश्य समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और दल के सदस्य सभी वयस्क भारतीय नागरिक के लिए हो, दल की सदस्यता सभी वयस्क नागरिकों के लिए हो। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सेकंड और फोर्थ नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। दल में धर्म और जाति का नाम नहीं होना चाहिए, और दल की सदस्यता सभी वयस्क नागरिकों के लिए होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किन विद्रोही संगठनों के साथ शांति समझौता हस्ताक्षर किया है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो अगर चारों ऑप्शन देखें अपन, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड और फोर्थ है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। देखिए बिल्कुल, मतलब ये थोड़ा भी करंट से संबंधित भी था, त्रिपुरा और मणिपुर में जो भी संघर्ष चल रहा था उसको लेकर। थर्ड जो क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की निरोधक नीति को सर्वप्रथम 1947 में फॉरेन अफेयर पत्रिका ने एक लेख द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट के रूप में प्रकाशित किया। अमेरिका की निरोधक नीति ट्रूमैन सिद्धांत का मूल तत्व थी। और ये ट्रूमैन सिद्धांत वो था जो साम्यवाद के खिलाफ, जिनमें पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1948 को सीनेट के विशेष सत्र में राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला और दूसरा सही है। कि दूसरा तो अमेरिका की निरोधक नीति ट्रूमैन सिद्धांत का मूल तत्व है, और पहला ये जो है 1947 के फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट में प्रकाशित किया गया था। तो काफ़ी अलग हटके क्वेश्चन था ये। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा निर्वाचन 2024 के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये यदि आपको याद है तो ये 2025 में पेपर हुआ है और 2024 के आंकड़े इसने पूछे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी, भारतीय कांग्रेस को 37 मिली थी और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी इसमें। मिखाइल गोर्बचेव द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए। तो आप लोग पढ़ते भी हैं इसको कि एक तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की जो नीति थी वो इनके द्वारा की गई। और जो पहला तो जो ऑप्शन पेरेस्ट्रोइका आपका सही हो ही गया होगा। और जो तीसरा था, ब्रेंजेव सिद्धांत का इन्होंने परित्याग कर दिया था। जो समाजवादी नेता थे ब्रेंजेव, लियोनार्ड ब्रेंजेव। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये देश हैं और शीत युद्ध के दौरान नेता या 1970 के दशक के नेता।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जीडीआर, तो इसके हेरिक होनेकर थे। सोवियत संघ यूएसएसआर, ये लियोनिद ब्रेंजेव थे, अभी जो अपन ने चर्चा की ऊपर, तो ये तो वैसे भी सही हो जाता। पोलैंड ये एडवर्ड गिरियक थे, और चेकोस्लोवाकिया का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट अपन बात करें डोनाल्ड ट्रंप, अभी काफी चर्चा में भी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो पहला कथन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैककिले कर दिया, ये भी सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में नामित किया है, तो ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है गल्फ ऑफ मेक्सिको नाम परिवर्तित करके, ये अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो ये इसका जो है वो गलत हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित कार्टर सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिमी कार्टर, इसे जनवरी 1980 में घोषित किया गया, इसे जनवरी 1980 में घोषित किया गया। जिमी कार्टर ने घोषणा की कि फारस की खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी बाहरी ताकत द्वारा किए गए प्रयास को संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण हितों पर हमला माना जाएगा, और इस तरीके के हमले को सैन्य बल सहित किसी तरह से रोका जाएगा। यह कार्टर द्वारा मूल रूप से व्यक्त और अपनाई गई बातों से कहीं ज़्यादा कठोर और केंद्रीकृत नीति थी। तो ये बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। तो अगर हम बात करें जो सिद्धांत था पहला, वो अपन बात करें जो 1980 में घोषित किया था, और ये जो फारस की खाड़ी है इसके नियंत्रण में संबंध में दोनों कथन, और ये तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट अपन बात करें कि फरवरी 2025 में महिला शांति सैनिकों के लिए विमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव विषय पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कितना लेवल का क्वेश्चन दिया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल शुरू की 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। इससे पहले एक हाउडी जो था, हाउडी मोदी, तो वो भी काफ़ी फेमस रहा था डायलॉग। अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, मिशन 500। और अमेरिका और भारत ने यूएस इंडिया फेथ पहल की शुरुआत की, तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। हालांकि अभी अगर अपन चर्चा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इतने जो टैक्स लगा दिए हैं, जो नीति उसमें परिवर्तित की है, तो उसके बाद ये सब व्यर्थ हो गया है, जो मिशन 500 और द्विव्यापारी जो समझौते थे। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 2025 से 30 तक तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये जगजीत पावड़िया जी थे, जो भारत से थे, जगजीत पावड़िया। निम्नलिखित में से रायसीना क्रॉनिकल्स इंडिया ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर पुस्तक के संपादक कौन थे। तो एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, एवं समीर सरन। तो रायसीना क्रॉनिकल इंडिया ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति की न्यूनतावादी व्याख्याताओं और यथास्थिति के साथ इसकी जटिलताओं के लिए अमेरिकी राजनीति विज्ञान में प्रचलित व्यवहारवाद और पद्धतिवाद की आलोचना करता है। तो शेल्डन एस वोलिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जो विचारधाराएं हैं। निम्नलिखित में से किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कहा कि यहाँ एकत्रित राष्ट्रों की शक्ति न तो आर्थिक शक्ति है और न ही सैन्य शक्ति है, फिर भी यह शक्ति है, इसे नैतिक शक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये कथन भारत के पहले विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, जो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलनों के संदर्भ में दिया था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भी माना जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, और नासिर टिटो नेहरू इसके संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कार्ल पॉपर के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉपर अपने मिथ्याकरण के सिद्धांत के साथ सत्यापन के सिद्धांत में संशोधन का सुझाव देते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका, ये सही पूछा है ना इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही। और पॉपर मिथ्याकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए तर्क देते हैं कि कोई भी अवलोकन चाहे कितने भी हो किसी परिकल्पना की सच्चाई को साबित नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। पारंपरिक धारणा को स्वीकार करते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर संभवता के उस तक मान को, ये इसका गलत हो जाएगा।
तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी मॉडर्निज्म पर एलन किर्बी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से अलग हटके था। एलन किर्बी कहीं भी अपने सिलेबस में देखने को नहीं मिलता है। इसका उद्भव 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ। इसने उत्तर आधुनिकतावाद के निर्णायक रूप में विस्थापित कर दिया और खुद को 21वीं सदी के नए सांस्कृतिक प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही माने गए हैं। और अर्नोल्ड ब्रैकट के वैज्ञानिक पद्धति पर विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो अर्नोल्ड ब्रैकट ने वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान को अंतर्वैयक्तिक संचारणीय बोध कहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है बिल्कुल। अर्नोल्ड ब्रैकट ने के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के अन्य ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का समुचित प्रयोग स्वीकार नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान संदर्भवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं? तो जो संदर्भवादी जो हैं उनसे अगर अपन बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेंटिन स्किनर और जेडीए पोकाफ। ठीक है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मैकेनिक थ्योरी है, राज्य एक सामाजिक संस्था है और राज्य साधन है और साध्य भी है। बिल्कुल, यह सिद्धांत राज्य और समाज में स्पष्ट अंतर करता है। राज्य एक उच्चतर इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, ये चारों कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनरी मैन के अनुसार आदिम समाज मात्र सत्तात्मक था। मैकाइवर के सामाजिक समझौतावादी द्वारा दी गई प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। और एंगल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पूर्व सामाजिक संगठन के 3 स्तर थे। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार एक जीवंत संगठन का निर्माण नहीं, विकास होता है। तो हेनरी मैन के अनुसार जो आदिम समाज थे वो मात्र सत्तात्मक नहीं, पितृ सत्तात्मक थे और इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लॉसवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता, सॉवेरेनिटी, दैविक व प्राकृतिक कानून द्वारा सीमित है। बोंदा के अनुसार संप्रभु के पास निजी संपत्ति छीनने का अप्रतिबंधित अधिकार है। और ग्रोसियस का मत है कि सामाजिक समझौते द्वारा लोग संप्रभुता अपने हाथ में रख सकते हैं या उसे राजा को सौंप सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो सी जो है, बोंदा के अनुसार संप्रभु के पास निजी संपत्ति छीनने का अप्रतिबंधित अधिकार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोंदा ने अपने जो शासक है उसके ऊपर 5 नियंत्रण लगाए हैं, तो उसको वो असीमित संप्रभुता प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित कथनों को संबंधित लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका अगर अपन बात करें, राज्य मूलतः एक वर्ग व्यवस्था, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो ये तो टी एच ग्रीन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य मूलतः एक वर्ग व्यवस्था है, अगर इसका हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओपेनहाइमर है, ओपेनहाइमर। और राज्य एक पारस्परिक सुरक्षा कंपनी है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर। और मेरी आत्मा का निवास राज्य में है, तो ये मिस MP फॉलेट है। नेक्स्ट, बहुलवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो संप्रभुता के सिद्धांत है, एकलवादी और बहुलवादी, तो उससे संबंधित है, प्लूरलिज्म से। बहुलवादी सिद्धांत राज्य संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत का खंडन करता है। बिल्कुल, जो एकलवादी संप्रभुता उसका खंडन करता है और बहुलवादी सिद्धांत राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था मानता है। ये भी सही है, क्योंकि बहुलवादी मानते हैं कि समाज में अनेक समुदाय होते हैं और व्यक्ति उन समुदायों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए बहुलवादी राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था मानते हैं। तो बहुलवादी सिद्धांत यह मानता है कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण समूहों की तुलना में राज्य की स्थिति सर्वोच्च नहीं, ये सभी समूहों को समानता देते हैं, सभी समूहों के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सांस्कृतिक बहुलवाद की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक बहुलवाद एक ऐसा शब्द है जिसे सबसे पहले समाजशास्त्री हॉरेस कलन ने अमेरिका में विविध सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक समूहों की परस्पर क्रिया का वर्णन करने के लिए प्रचलित किया था। उन्होंने मेल्टिंग पॉट सिद्धांत के समर्थन में तर्क दिया और समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक पहचानों को संरक्षण की वकालत की। उन्होंने अपने विचार डेमोक्रेसी वर्सेस द मेल्टिंग पॉट नामक लेख में व्यक्त किए, जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉट वाले, और इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्य कानून के तहत दंडित व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि अमेरिका में जो संघ है उसका कानून अलग है और राज्यों के अपने संविधान अलग हैं। तो राज्यों से राष्ट्रपति का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रपति उसको सजा को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जो महाभियोग की कार्रवाई द्वारा दंडित किया गया हो। बिल्कुल राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। बिल्कुल ये सही है। फ्रांस के राष्ट्र संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणराज्य का राष्ट्रपति न्यायिक प्राधिकरण की स्वतंत्रता का प्रतिभूति करता होता है और गणराज्य का प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो ऐसा नहीं है, केवल जो फर्स्ट है, क्योंकि फ्रांस में क्या है सेमी जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंटल सिस्टम पाया जाता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और गणराज्य का राष्ट्रपति न्यायिक प्राधिकरण की स्वतंत्रता का प्रतिभूत करता होगा। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा आंसर। ब्रिटिश संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश संसद के दो भाग हैं, एक तो जो उच्च सदन है वो लॉर्ड सभा है और निम्न सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन है। लॉर्ड सभा इसकी समितियों और प्रश्नकाल द्वारा कार्यपालिका की जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। अगर हम बात करें विश्व की जो पहली जो उच्च सदन था वो लॉर्ड सभा ही था, तो इसका जो पहला है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जांच पड़ताल कर सकती है। और 1911 के अधिनियम द्वारा कॉमन सभा के पास बिल को लॉर्ड सभा द्वारा रद्द करने की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो ये सही है, लॉर्ड सभा द्वारा रद्द करने की शक्ति की कॉमन सभा को फिर शक्तिशाली बना दिया गया था यहाँ। नेक्स्ट अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित उपबंधों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाना, अगर इसकी हम बात करें तो जो सेकंड ऑप्शन है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 2 और खंड 4 में दी गई है। राष्ट्रपति की जो समाधान का अधिकार है वो अनुच्छेद 2 में, वही खंड 2 इसका उपखंड 1 है। ठीक है, और एक मिनट वापस देखना, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 2 खंड 4 में है। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की, राष्ट्रपति का जो समाधान का अधिकार है वो अनुच्छेद 2 खंड 2 और उपखंड 1 में है। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 1 खंड 7 और उपखंड 2 में है। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 2 खंड 2 और उपखंड 2 है। काफी मतलब टफ क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि अपन डायरेक्ट अनुच्छेद तो याद करते हैं लेकिन उनके सब क्लॉज याद नहीं करते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय द काउंसिल डी एटेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कार्यकारी शक्ति स्थानीय प्राधिकरणों, स्वतंत्र सार्वजनिक प्राधिकरणों, लोक प्रशासन एजेंसियों या सार्वजनिक प्राधिकरण से जुड़ी किसी अन्य एजेंसी से संबंधित मामलों का अंतिम मध्यस्थ है। तो ये सही है। और यह 4 विशेष विभागों के माध्यम से सरकार को सलाह देता है: गृह मामलों का विभाग, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और प्रशासनिक विभाग। ये गलत हो जाएगा। यह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अपील की अदालतों के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें स्विट्जरलैंड की संघीय विधानसभा के सदन काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना और चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कैंटेन के 46 प्रतिनिधि शामिल है। बिल्कुल 20 तो जो पूर्ण राज्य हैं तो वहाँ से जो 2 प्रतिनिधि और 6 अर्ध राज्य हैं तो वहाँ से 1 प्रतिनिधि आता है। ऑबवाल्डेन, निडवाल्डेन, बेसल स्टेट्स, बेसल लेडसॉफ्ट, अपेजल, ओसर होडेन और अपेंजल इनर होडेन के कैंटेन प्रत्येक 1 प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। अन्य कैंटेन प्रत्येक 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कैंटेन के सभी प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। बिल्कुल ये सीले की परिभाषा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति क्या करता है, भाग लेता है। लोकतांत्रात्मक राज्य का मतलब केवल इतना है कि पूरे समाज को अंतिम संप्रभु शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल हर्न शाह की ये परिभाषा भी बिल्कुल सही है। और लोकतंत्र को व्यवहार में लोकतंत्र की यह परिकल्पना है कि सभी व्यक्ति समान हैं और उसका उपयोग सबसे अच्छे व्यक्तियों की खोज के लिए किया जाता है।
CD बर्न्स का ये कथन है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट अपन बात करें कि पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, तो ये परिभाषा डाइसी की नहीं है। नेक्स्ट देखें, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉन्टेस्क्यू का शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जॉन लॉक की कृति टू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट से प्रेरित है। मॉन्टेस्क्यू देखो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तो जनक है ही, और पर्सियन लेटर्स में मॉन्टेस्क्यू ने पहली बार लोकतंत्र, राजशाही और निरंकुश शासन के बीच अंतर किया। और शक्तियों के पृथक्करण प्रणालियों में जहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों को मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, विधायिका की संस्थागत स्वायत्ता बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अर्ध अध्यक्षीय शासन के लिए गवर्नमेंटल डायरकी शब्दावली का प्रयोग किया है? डायरकी यानी कि दोहरा, तो इसके लिए जो है मॉरिस डूवर्ग ने इसका शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, एकात्मक राज्यों में केंद्र से शक्ति वितरित करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? विसंकेंद्रण, विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण, तो तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, एथेनियन लोकतंत्र में प्रचलित संस्थाओं और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक्लेसिया, तो ये इसका विवरण लोकतांत्रिक न्यायालय जिसने नागरिक लॉटरी द्वारा चुने गए जूरी सदस्यों के समक्ष मामले पर बहस करते थे। बोले 10 एथेंस जनजातियों के प्रतिनिधियों की एक परिषद। और डिकेस्ट्री, तो एक संप्रभु शासी निकाय जो कानून लिखता था एवं विदेश नीति को निर्धारित करता था। तो सही सुमेलित जो है वो बोले है 10 प्रतिनिधियों जनजातियों के प्रतिनिधियों की एक परिषद। नेक्स्ट अपन बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी 1848 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान बनाई गई थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एसोसिएशन एक स्वतंत्र स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन, ये भी सही हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक सेनेटोरियल कैंपेन समिति के सदस्य पार्टी की प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका जो है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? ये चार्ल्स वी हैमिल्टन के द्वारा दिया गया। रूढ़िवादी सिद्धांत जेम्स मेडिसन के द्वारा। उदारवादी सिद्धांत है वो थॉमस जेफरसन। और कट्टरवादी जो सिद्धांत है वो जीन जैक रूसो के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमेरिका में जैसे अपन बात करते भी हैं कि वहां पर तीसरा दल है वो दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, या दबाव समूह तीसरे दल के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कर्नल विलियम सी चर्च और जनरल जॉर्ज विगेट ने 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन किया। 1954 में दी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने नेशनल राइफल एसोसिएशन के साथ मिलकर पब्लिक स्कूलों में नस्लीय भेदभाव को चुनौती दी। द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में रो बनाम वेड और रो बनाम बोल्टन मामलों में जीत में शामिल था। तो इस पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ब्रिटेन में मजदूर दल लेबर पार्टी ने सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार बनाई? तो 1924 में बनवाई थी। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी वहाँ लेबर पार्टी की ही सरकार थी। नेक्स्ट अपन बात करें, प्लेटो की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। मैनेक्सेंस ने पेरिक्लिन के स्वर्णिम युग की आलोचना की है। मैनो ने प्रोटोगोरस में प्रस्तुत सद्गुण की शिक्षा पर जोर दिया है। और चौथा है जो एंथिप्रो में देवी पवित्रता की सेवा को पवित्र कार्य माना गया है जो आत्मा से ऊपर उठाती है। तो ये 3 सही है इसमें। और क्रिटिलिस में लिखा है कि नगर राज्य अथवा राज्य का विचार स्वर्ग में पैदा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेरेमी बेंथम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पष्ट रूप से बेंथम ने नैतिकता को गणित तक सीमित कर दिया। वास्तव में उन्होंने अपनी पद्धति को पेलिसिफिक कैलकुलस कहा है। बेंथम ये उपयोगितावाद के जनक रहे हैं। बेंथम का कैलकुलस तभी तक काम करता है जब तक 2 मान्यताएं कायम रहती हैं। प्रथम यह है कि नैतिकता आनंद के समान है, और द्वितीय यह है कि आनंद को शक्ति से मात्रात्मक पदों में परिभाषित किया जा सकता है ताकि किसी भी आनंद की गणितीय रूप से किसी अन्य से तुलना की जा सके। तो दोनों जो है वो सही है बिल्कुल। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में नागरिक नामक एक अधिकारी का उल्लेख है जो नगर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है।
और अर्थशास्त्र के चौथे अधिकरण संघ व्रत के 36वें अध्याय पे नागरिकों के कर्तव्यों का निरूपण किया गया है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन तंत्र की क्रांति का विशिष्ट कारण नहीं है? जो उच्च वर्ग है, यह जनता का उत्पीड़न और सत्ताधारी अभिजात वर्ग के भीतर मतभेद पैदा होते हैं, जब महान व्यक्तियों को पद पर बैठे लोगों द्वारा अपमानित किया जाता है, और जब उच्च मनोबल वाले व्यक्तियों को सम्मान से वंचित किया जाता है, जब डेमोगोस वाग्वीर जो अच्छे वक्ता होते हैं को अनियंत्रित शक्ति दी जाती है, और जो अमीरों पर हमला करते हैं और जनता को भड़काते हैं। तो इसका पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब जनता का उत्पीड़न और सत्ताधारी अभिजात वर्ग के भीतर मतभेद पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, हॉब्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉब्स के अनुसार शासक व चर्च दोनों स्वतंत्र हैं। चर्च राजा को आदेश नहीं दे सकता और राजा चर्च को आदेश नहीं दे सकता। हॉब्स के अनुसार गृह युद्ध को रोकने में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। हॉब्स जो भागने का अधिकार देता है और कहता भी है कि व्यक्ति के यदि प्राणों को खतरा हो तो उसे भागने का अधिकार है। संप्रभु को शक्तियां और पद ईश्वर से मिलते हैं, पादरी व बिशप को शक्तियां संप्रभु द्वारा मिलती हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। कानून पर मैकियावली के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चिंतन कीजिए। तो मैकियावली प्राकृतिक कानूनों की धारणा को स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल सही है। ये जो है वो कानूनी जो है संवैधानिक, और मैकियावली शासक को सकारात्मक कानूनों के अधीन रखना चाहता है, दोनों सही है। आधुनिक जो है विचारक था ये मध्य युग का शिशु। रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में वर्णित कानून निर्माता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कानून निर्माता की भूमिका लोगों को पुनर्निर्माण करना है और उन्हें व्यक्तियों के रूप में शुरू करके उन्हें एक सामाजिक समग्रता में बदलना है, बिल्कुल ये सही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि कानून निर्माता राज्य की स्थापना में केंद्रीय व्यक्ति नहीं है, लेकिन इससे एक आधिकारिक भूमिका है, इसलिए वह कानून बनाता है, ये गलत हो जाएगा। रूसो ने 3 उत्कृष्ट कानून निर्माताओं लाइकर्स, नुमा और मूसा की पहचान की। नेक्स्ट है, जॉन लॉक की कृति सेकंड ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट तो के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवसर पर वैध रूप से सरकार को नहीं बदलना चाहिए? तो देखो, जब प्रिंस लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करता है, तो ये इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट अपन बात करें, कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में विवेचित न्याय की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वास्तव में एक उत्तम समुदाय को न्याय की अवधारणा की कोई आवश्यकता नहीं है, और अभाव और लक्ष्य पर टकराव होने की स्थिति में समाज को संचालित करने के सिद्धांत के रूप में न्याय की आवश्यकता होती है, तो दोनों इसके सही हो जाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मिल का कहना है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण स्त्रियों को कम वेतन मिलता है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने कहा है कि लिंग में अंतर राजनीतिक अधिकारों के बंटवारे का आधार नहीं होना चाहिए, और द सब्जेक्शन ऑफ वीमन में मिल ने बताया कि सभी वर्गों की स्त्रियां काम कैसे पाएंगी और करेंगी, तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अम्बेडकर बक्कल के इस विचार से पूर्ण से सहमत है कि इतिहास का निर्माण भूगोल और भौतिक विज्ञान ने किया है। अम्बेडकर मार्क्स के इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि इतिहास केवल आर्थिक कारकों का ही परिणाम है। नहीं, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अम्बेडकर मानते हैं कि अवैयक्तिक शक्तियों इतिहास निर्माण में निर्धारक कारक होती हैं, तो इन्होंने केवल सी को सही माना है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो पेपर था इसका आप लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल का ये पेपर था और कैसी अपनी तैयारियां चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें समझ में आए होंगे, और बाकी आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।